हेलो, आज हम देख रहे हैं एरे एसटीएल। आज हम एरे एसटीएल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम एरे एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने एसटीएल के बारे में समझा था कि एसटीएल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। उसी में ही एक टाइप था एरे। तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करना देखेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन एडिटर। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम अपने एडिटर पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने एरे एसटीएल का कोड कर रखा है। सो सबसे पहले हम थोड़ी इसकी हेडर फाइलों के बारे में बात करते हैं कि हेडर फाइल कैसे, क्योंकि एसटीएल हर एक एसटीएल का एक अपना सबका इनबिल्ट फंक्शन भी होता है, तो इसलिए हमें इनकी हेडर फाइल को भी यूज़ करना होता है ताकि हम इनके इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ कर सकें। सो अगर आप आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ करते हो, अगर आप स्पेसिफिक सिंपली बस आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ करते हो, तो आपको हर एक एसटीएल के लिए उनकी हर एक स्पेसिफिक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि आज हम एरे एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको एरे एसटीएल की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे हम सिंपली हेडर फाइल यूज़ करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा, बस आपको एंगुलर ब्रेसिस में उस एसटीएल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एरे का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हमने एरे का नाम लिख रखा है, ऐसे ही आप हर एक एसटीएल के लिए करेंगे। बट एक हमारा एक कॉमन हेडर फाइल भी आती है हमारी, ये बिट्स वाली, जो बिट्स stdc++.h है हेडर फाइल। ये एक हमारी कॉमन हेडर फाइल है। अगर हम इसका यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो हमें फिर किसी भी अदर हेडर फाइल को यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। सो इसीलिए हम इस हेडर फाइल को यूज़ करके चलेंगे ताकि हमें और कोई अदर हेडर फाइल यूज़ करनी ना पड़े। नहीं तो अगर हम आईओ स्ट्रीम की यूज़ करके चलेंगे तो हमें हर एक एसटीएल की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब हम अपने आगे चलते हैं। सो अब हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन पे क्या है, मैंने यहाँ पे एक एरे अपना एसटीएल डिक्लेयर कर रखा है। तो ये जो एसटीएल डिक्लेयर होते हैं ये टेम्पलेट द्वारा बने हुए होते हैं। तो इनको जो टेम्पलेट द्वारा जो बने हुए होते हैं उनके ऑब्जेक्ट भी अलग वे से बनते हैं। सिंपली वे से इनके ऑब्जेक्ट नहीं बनते। टेम्पलेट हैं तो आपको टेम्पलेट वे से बनाने पड़ेंगे। हमें पता है टेम्पलेट क्या होता है, इनके कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऊप्स की प्लेलिस्ट में, जब ऊप्स हमारी चल रही थी सीरीज, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था टेम्पलेट के बारे में, क्या होता है, टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस एसटीएल का आप यूज़ कर रहे हो पहले उस एसटीएल का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एरे एसटीएल का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर एरे नाम लिख रखा है। अगर आप वेक्टर, टपल, एक्सेप्टर किसी का भी यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। फिर आपको एंगुलर ब्रेसिस में उनका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप का ये एसटीएल होने वाला है। तो मैंने इनको बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का, कंपाइलर को पता चल गया ये जो एसटीएल बनेगा एरे वो इंटीजर टाइप का होगा। और एरे एसटीएल एक और आर्ग्यूमेंट लेता है जो लेता है साइज़, कि कितने साइज़ का आप एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया 5 साइज़ का, मतलब ये 5 साइज़ का हमारा एक एसटीएल डिक्लेयर हो गया, एरे एसटीएल जो इंटीजर टाइप का होगा, उसका एक ऑब्जेक्ट। तो मैंने ए ऑब्जेक्ट के नाम से बना दिया। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं सिंपली। फिर उसके बाद सेमीकोलन। तो हमारा ये एक पूरा एरे एसटीएल डिक्लेयर्ड हो गया। ऐसे हम एक एरे एसटीएल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हम अपने अगले आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज़ करा। इस फॉर लूप में मैं इनपुट ले रहा हूँ, जैसे हम सिंपली इनपुट लेते हैं एरे में, वैसे ही इनपुट लिया कि फॉर लूप चला देंगे हम 0 से। इंडेक्सिंग क्योंकि एरे की 0 से होती है स्टार्ट, तो इसलिए 0 से चला देंगे। एंड लेस देन जो उसका साइज़ है n-1, तो 5 है तो 5 से कम पे चल जाएगा। एंड i++, फिर उसमें मैं सीन की स्टेटमेंट लगा दी मैंने, ताकि मैं जिससे एरे में इनपुट ले सकूं, और मैं एरे में इनपुट ले रहा हूं। फिर उसके बाद हम सेम वही मैंने फिर फॉर लूप चला के अंदर मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लगा दी, ताकि जो भी हमारा आउटपुट आए, वो जो भी हमने इनपुट दिया वो हमारा आउटपुट आ जाए। हम देख सकें कि क्या मेरा एरे एसटीएल जो हमने डिक्लेयर करा है वो क्या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है। उसमें मैं इनपुट डालता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। सो अब आप देखिए मेरा आउटपुट भी आ गया 1 2 3 4 5। जो मैंने इनपुट करा था 1 2 3 4 5, और वही मेरा आउटपुट भी आ गया 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपना जो हमारा जो एरे एसटीएल था वो हमारा सही डिक्लेयर्ड हुआ, एंड सही हमारा जो फॉर लूप है, जो भी इनपुट एंड आउटपुट जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी हमारी सही वर्क कर रही है। तो हमने अभी समझा कि कैसे हम एरे एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसमें इनपुट लेते हैं, एंड कैसे हम उसमें आउटपुट देते हैं। सो हमें इसमें पता चला। अब हम आगे चलते हैं कि हम इनके इनबिल्ट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, एंड
कितने इनबिल्ट फंक्शन होते हैं एरे एसटीएल में। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं एरे एसटीएल में। मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शन के नाम लिख रखे हैं जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, बट इससे और भी ज़्यादा होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फंक्शन है उन्हीं को ही हम अपने कोड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक इनबिल्ट फंक्शन एट फंक्शन। एट फंक्शन का क्या काम है, ये आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है। आर्ग्यूमेंट में आपसे क्या लिखता है, आपसे ये एरे की इंडेक्सिंग लेता है। एरे की इंडेक्सिंग लेके ये फिर आपको रिटर्न करता है वो एक वैल्यू जो उस इंडेक्स पे, उस एरे की जो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी वो आपको ये रिटर्न कर देगा। कि ये आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेगा, आर्ग्यूमेंट के रूप में आपसे एरे की इंडेक्स लेगा। एरे के इंडेक्स के बाद ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो उस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी। एट फंक्शन का ये काम है। अब हम आगे चलते हैं अपने फ्रंट फंक्शन पे। फ्रंट फंक्शन का क्या काम है, फ्रंट फंक्शन आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता ये, बल्कि आपको वैल्यू रिटर्न करता है। क्या वैल्यू रिटर्न करता है कि जो एरे की पहली इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। फ्रंट से ही हमें पता चल रहा है जो फ्रंट में जो वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो एरे की जो पहली इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको ये रिटर्न कर देगा। सेम यही काम बैक फंक्शन का भी है, जो सबसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको ये रिटर्न कर देगा। अब आते हैं हम अपने फिल फंक्शन पे। फिल फंक्शन क्या करता है, आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेगा, आर्ग्यूमेंट में आपसे वो एक वैल्यू लेगा जो आप पूरे होल एरे में जो वैल्यू फिल कराना चाहते हैं। इसका मतलब आप एक इसको वैल्यू देंगे इस फिल फंक्शन को, और ये फिल फंक्शन क्या करेगा, पूरे होल एरे में जितना भी आपने साइज का अपना एरे डिक्लेयर करा उन सब में, उन सब की इंडेक्स पे जाके वो एक ही वैल्यू को असाइन करा देगा। ओके, अब हम अगले आते हैं स्वैप फंक्शन पे। स्वैप फंक्शन पे क्या होता है, ये आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेगा, आर्ग्यूमेंट में एक दूसरा एरे लेगा, उस दूसरे एरे में क्या करेगा, अब ये वैल्यू को स्वैपिंग करा देगा। जैसे हमें फंक्शन के नाम से पता चल रहा है स्वैप फंक्शन की कोई वैल्यू स्वैप होगी तो हमें पता चलेगा हम ये आपसे एक दो सेकंड एरे लेगा आर्ग्यूमेंट के रूप में, एंड सेकंड एरे की वैल्यू फर्स्ट एरे में डाल देगा एंड फर्स्ट एरे की वैल्यू सेकंड एरे में डाल देगा। स्वैप फंक्शन का ये काम है। अब हम आते हैं अगले अपने साइज फंक्शन पे। साइज फंक्शन पे क्या, ये आपको एरे का साइज बता देगा कि एरे का साइज क्या है, सिंपली आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम अपने अगले आते हैं बिगिन एंड एंड फंक्शन पे। बिगिन एंड एंड फंक्शन क्या होता है, ये यूजिंग आइट्रेटर होते हैं, बट अगर हम इसको समझे कि बिगिन का मतलब जैसे पता चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ये हमें इससे पता चलेगा, और जो एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा वो हमें एंड फंक्शन से पता चलेगा। तो बिगिन एंड एंड फंक्शन का ये वर्क होता है। आइए अब इनको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करते हैं एक एक करके कि कैसे ऐड फंक्शन सब यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको एरे एसटीएल की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल यूज़ करते हैं तो आपको एरे एसटीएल की हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप बिट्स हेडर फाइल का यूज़ करते हैं तो आपकी मर्जी, आप हेडर फाइल लगाओ या ना लगाओ। तो इसलिए ये ध्यान रखना, बिना हेडर फाइल इंक्लूड करे आप इन फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। हम आगे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले अपने ऐड फंक्शन पे। ऐड फंक्शन में जैसे हमने पहले हमें पता चला था, ऐड फंक्शन आपसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है, आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, आपसे वो एरे की इंडेक्सिंग लेता है, तो ऐसी, और वो आपको फिर वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसलिए मैंने सी आउट की स्टेटमेंट है इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। चाहे तो आप सेकंड वेरिएबल को यूज़ करके आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सी आउट की स्टेटमेंट से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसलिए मैंने सी आउट की स्टेटमेंट लगा दी ताकि साथ के साथ वैल्यू प्रिंट हो जाए, मेरे को अदर वेरिएबल को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो मैंने सी आउट की स्टेटमेंट में क्या लिखा, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है। जैसे मैंने ए ऑब्जेक्ट अभी हमने पहले पढ़ा था, ए ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ डिक्लेयर करा था एरे एसटीएल में, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम आप यूजिंग डॉट ऑपरेटर से ही सभी फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, इनबिल्ट फंक्शन को, तो इसलिए डॉट ऑपरेटर एंड उस फंक्शन का नाम। तो ऐड फंक्शन था तो इसलिए मैंने ऐड फंक्शन का नाम लिखा, और हमें पता है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो मैंने लिख दिया 1। 1 क्या है, ये मेरी एरे की इंडेक्स है 1। फिर जो भी 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो ऐड फंक्शन मेरे को रिटर्न कर देगा, एंड सी आउट स्टेटमेंट द्वारा वो प्रिंट हो जाएगी। आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। एंड अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, मेरे से वो इनपुट मांग रहा है, तो मैं इसमें 1 2 3 4 एंड 5 लिखता हूँ। और आप ये देखिए मेरा ऐड फंक्शन जब चला और उस ऐड फंक्शन ने मेरे को 2 रिटर्न कर दिया। 2 रिटर्न क्यों करा, क्योंकि मेरी पहली इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है एरे में वो 2 ही पड़ी हुई है, इसलिए मेरे को ऐड फंक्शन ने 2 रिटर्न करा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐड फंक्शन मेरा सही वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने 1 इंडेक्स दी थी एंड 1 इंडेक्स पे मेरी वैल्यू 2 थी एंड 2 रिटर्न कर दिया उसने।
सो हमने देखा कि कैसे ऐड फंक्शन को यूज़ करते हैं, कैसे वो वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम आगे अपने अगले फंक्शन पे मूव ऑन करते हैं। अब हमारा अगला फंक्शन है फ्रंट फंक्शन। तो हम अपने फ्रंट फंक्शन को देखते हैं। फ्रंट फंक्शन में हमें पता है कि फ्रंट फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करता है कि जो एरे की पहली इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। तो इसलिए मैंने सी आउट की स्टेटमेंट में ही उस फंक्शन को भी यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसे हम यूज़ करते हैं फ्रंट फंक्शन को, वही आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है। तो मैंने वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जैसे हमें पहले पता है कि डॉट ऑपरेटर से ही हम सारे इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो डॉट ऑपरेटर देन फिर आप उस फंक्शन का नाम। तो मैंने फ्रंट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने फ्रंट फंक्शन का यहाँ पे नाम लिख दिया सी आउट की स्टेटमेंट में। आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या फ्रंट फंक्शन मेरे को आउटपुट देता है। एंड अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, उसमें मेरे से इनपुट मांगा जा रहा है। तो मैं इसमें इनपुट लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप ये देखिए मैंने फ्रंट फंक्शन को यूज़ कर रहा था, तो फ्रंट फंक्शन ने मेरे को वैल्यू रिटर्न करी 1। तो हमें पता है फ्रंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जो एरे की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो उसने मेरे को 1 रिटर्न कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फ्रंट फंक्शन भी एकदम सही वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। अब हमारा अगला फंक्शन है बैक फंक्शन। तो बैक फंक्शन भी सेम फ्रंट फंक्शन की तरह ही है, बट हमें पता है बैक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एरे की लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। तो जैसे हमने फ्रंट फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है, वैसे सेम हमने बैक फंक्शन को भी यहाँ डिक्लेयर कर रखा है। तो हम सीधा इसका आउटपुट देखते हैं कि बैक फंक्शन हमें क्या आउटपुट देता है। तो आइए आउटपुट देखते हैं। एंड अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, उसमें मेरे से इनपुट मांगा जा रहा है। तो मैं इसमें लिखता हूँ 1 2 3 4 44 एंड 5। सो हम बैक फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए मेरे को इसने एरे की जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न होनी थी। तो एरे की लास्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी 5, तो इसलिए मेरे को इसने 5 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बैक फंक्शन भी एकदम सही वर्क कर रहा है। तो अब मूव करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा अगला फंक्शन जो है वो फिल फंक्शन है। हमें पता है फिल फंक्शन हमसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है। आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, वो आपसे एक वैल्यू लेता है जो आपके पूरे होल एरे में वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, डॉट ऑपरेटर से फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो डॉट ऑपरेटर एंड उस फंक्शन का नाम, तो फिल फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो फिल फंक्शन। और आर्ग्यूमेंट में मैंने इसको क्या पास कर दी 10, मतलब अपनी वैल्यू पास कर दी कि मेरा ये जो 10 है जो मेरी वैल्यू, ये मेरे पूरे एरे में आप फिल कर दो। सो इसलिए मैंने एक नीचे फिर इसकी एक आउटपुट स्टेटमेंट लगा दी है, सी आउट स्टेटमेंट, ताकि मेरे को पता चल जाए कि क्या मेरे पूरे एरे में 10 फिल हुआ या नहीं। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, उसमें पूरे में मेरे को 10 प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम फिल फंक्शन का यूज़ कर रहे थे एंड फिल फंक्शन में मैंने 10 आर्ग्यूमेंट पास करा था, मतलब 10 वैल्यू पास करी थी आर्ग्यूमेंट में कि ये 10 जो वैल्यू है जो वो मेरे पूरे एरे में फिल कर देना। तो उसने फिल फंक्शन ने पूरे एरे में फिल कर दिया। एंड सी आउट की स्टेटमेंट से यूजिंग फॉर लूप हमने प्रिंट भी करा लिया अपने एरे को। तो हमें पता चल गया कि हमारे पूरे एरे में हर एक इंडेक्स पे 10 वैल्यू चली गई है। तो अब मूव करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा अगला फंक्शन जो है वो स्वैप फंक्शन है। स्वैप फंक्शन में पता है ये हमसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब एक सेकंड एरे आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है एंड वो वैल्यू को स्वैप करा देता है। फर्स्ट एरे से सेकंड एरे में वैल्यू पुश कर देता है एंड सेकंड एरे की फर्स्ट एरे में वैल्यू पुश कर देता है। सो उसके लिए मैंने एक ऊपर अपना सेकंड एरे भी क्रिएट कर लिया, मतलब सेकंड एसटीएल क्रिएट करा, एरे एसटीएल। सेम उसी वे से कि आपको उस एसटीएल का नाम लिखना है। जैसे एरे एसटीएल मैं यूज़ करूँ तो एरे का नाम, उसका डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप एंड कितने साइज़ का, तो वो मैंने 5 साइज़ का ही रखा है। एंड उस ऑब्जेक्ट का नाम तो मैंने बी ऑब्जेक्ट रख दिया है। एंड आप सिंपली मैंने उसको वैल्यू पुश करा दी, मतलब वैल्यू इंसर्ट करा दी है, इनिशलाइज़ करा दिया मैंने उस एरे को। ऐसे आप ऐसे भी इनिशलाइज़ कर सकते हैं अपने एरे एसटीएल को, या आप यूज़र से इनपुट लेके भी कर सकते हैं या खुद से भी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा, खुद से वैल्यू फिक्स कर दी। तो हम आगे चलते हैं स्वैप फंक्शन की ओर। तो स्वैप फंक्शन में मैंने क्या करा, एक अपना आर्ग्यूमेंट भेज दिया दूसरा एरे। तो बी ऑब्जेक्ट जो हमने अभी सेकंड एरे डिक्लेयर करा उसको मैंने आर्ग्यूमेंट के रूप में भेज दिया कि बी ऑब्जेक्ट की वैल्यू ए ऑब्जेक्ट में चली जाए एंड ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू बी ऑब्जेक्ट में चली जाए। स्वैप फंक्शन यही करता है। तो मैंने ऐसे ही करा, फिर मैंने कुछ नहीं करा, नीचे एक आउटपुट स्टेटमेंट अपनी चला दी ताकि मेरे को पता चल जाए ए ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आई है एंड बी ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू आई है। तो हम आगे चलते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या स्वैप फंक्शन ने सही वर्क करा या नहीं करा। अब आप ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड आउटपुट स्क्रीन में क्या आ रहा है कि जो मैंने ए ऑब्जेक्ट जो एरे हमारा प्रिंट हुआ उसमें प्रिंट हो रहा है 10 2 3 5 0 एंड जो हमने बी ऑब्जेक्ट की आउटपुट स्टेटमेंट लगा रखी थी उसमें प्रिंट हो रहा है 10 10 10 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्वैप फंक्शन सही वर्क कर रहा है। क्यों?
क्योंकि अगर आपको याद होगा इससे प्रीवियस हमने फिल फंक्शन को यूज़ करा था। तो फिल फंक्शन में मैंने जो हमारा ए ऑब्जेक्ट था उसमें हमने 10 करके वैल्यू इंसर्ट करा दी थी, तो बी ऑब्जेक्ट में वो चली गई हमारी 10 एंड जो हमने बी ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू पुश कराई थी 102350 जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी, वो हमारे ए ऑब्जेक्ट में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा स्वैप फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो अब मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा अगला फंक्शन जो है वो हमारा साइज फंक्शन है, जो एरे का साइज बताएगा, मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा एज की जो साइज होगा। तो इसलिए मैंने इसको भी सी आउट स्टेटमेंट में ही लिख दी, सी आउट में। तो सेम हमें पता ही है कैसे हम यूज़ करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का नाम, जिस ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, यूजिंग डॉट ऑपरेटर से हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो डॉट ऑपरेटर एंड उस फंक्शन का नाम। तो साइज फंक्शन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो साइज फंक्शन, और ये हमें एरे का साइज रिटर्न करा के दे देगा। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब आप देख सकते हैं मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें 5 मेरे को प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगी जब हमने एरे एसटीएल को डिक्लेयर करा था तो उसमें अपना साइज़ हमने 5 रख रखा था, तो जो मेरे को साइज़ फंक्शन ने रिटर्न करा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइज़ फंक्शन भी हमारा सही वर्क कर रहा है। तो अब मूव ऑन करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा अगला फंक्शन जो है वो हमारा बिगिन एंड एंड फंक्शन है। तो पता है कि बिगिन फंक्शन जो है वो हमारा एरे का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है एंड एंड फंक्शन जो है हमारा वो एरे का एंडिंग पॉइंट हमें बताता है। तो हम इसको सिंपली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको आइटरेटर की मदद से हम यूज़ करेंगे इन बिगिन और एंड फंक्शन को। तो आइटरेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपने ऊपर अपना एसटीएल डिक्लेयर करा है, एरे एसटीएल, तो उसी को आपको दोबारा डिक्लेयर करना है। तो इसलिए मैंने एरे जो भी आप एसटीएल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एरे एसटीएल डिक्लेयर करा, वही इंटीजर टाइप का एंड उसका साइज़ 5। फिर उसके बाद आपको ये डबल मेंबर स्कोप रिजोल्यूशन आपको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कि आप आइटरेटर का यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आपको डबल मेंबर स्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। तो डबल मेंबर स्कोप एंड आपको आइटरेटर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आइटरेटर कीवर्ड यूज़ करा ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि इस फंक्शन में इस प्रोग्राम में आइटरेटर का यूज़ होने वाला है। एंड फिर आपको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, आइटरेटर का ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्स ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आइटरेटर का ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर मैंने उस एक्स ऑब्जेक्ट को, जो हमारा आइटरेटर का ऑब्जेक्ट है, उसको इनिशियलाइज करा दिया बी ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन से। या अगर आपको ध्यान होगा स्वैप फंक्शन में हमने बी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा था, मतलब एक सेकेंड एरे हमने अपना डिक्लेयर करा था, तो वही हमारा ये बी ऑब्जेक्ट है। उसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट x को इनिशियलाइज करा दिया, क्योंकि मैंने बिगिन फंक्शन को यूज़ करा है सबसे पहले, मतलब बी ऑब्जेक्ट डॉट बिगिन। तो x में क्या चला गया? बी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट चला गया है। अब फिर मैं इसमें प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि बी ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी यूजिंग आइटरेटर एंड बिगिन एंड एंड फंक्शन को। तो मैंने वाइल लूप में एक स्टेटमेंट चला दी कि x जो है, मतलब जो आइटरेटर का जो ऑब्जेक्ट है, वो जब तक बी ऑब्जेक्ट के एंड तक ना पहुंच जाए, मतलब बी ऑब्जेक्ट के एंड पे ना पहुंच जाए, उसकी लास्ट इंडेक्स पे ना पहुंच जाए, तब तक ये वाइल लूप चलना चाहिए। तो ये तब तक ये वाइल लूप हमारा चलेगा जब तक बी ऑब्जेक्ट वो एंड पे ना पहुंच जाए। फिर मैंने अंदर सी आउट स्टेटमेंट लगा रखी है कि एस्टरिस्क एक्स। एस्टरिस्क एक्स लगाने का क्या मतलब है कि ये जो होते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट, ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमें पता है कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट में अगर हमने कोई प्रिंट कराना है, हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमें एस्टरिस्क का यूज करना पड़ेगा। अगर आप एस्टरिस्क का यूज नहीं करेंगे तो आपको ये एड्रेस प्रिंट होता हुआ यहाँ दिखाई देगा, लेकिन हमें वैल्यू से मतलब है, तो इसलिए मैंने एस्टरिस्क का यहाँ यूज करा है सी आउट स्टेटमेंट में। एंड फिर मैंने उस पॉइंटर वेरिएबल को मूव ऑन कराने के लिए यहाँ पे मैंने x++ लिख दिया, ताकि वो हर बार बी ऑब्जेक्ट की अगली इंडेक्स पे जाता रहे। और एक टाइम आएगा कि जो मेरा x ऑब्जेक्ट है वो बी ऑब्जेक्ट की एंडिंग पे पहुंच जाएगा, ताकि मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाए और मेरे को वहाँ पे सारी जो वैल्यू है बी ऑब्जेक्ट की वो प्रिंट होती हुई दिखाई देगी। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। और अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें मेरे को वैल्यू प्रिंट होती दिखाई दे रही है 102350। जो हम याद होगा जब हमने स्वैप फंक्शन को यूज कर रहे थे, तो हमने बी ऑब्जेक्ट वाला जो एरे डिक्लेयर करा था उसमें हमने यही वैल्यू इनिशियलाइज करी थी। तो मेरे को यही वैल्यू प्रिंट होती हुई दिखाई दे रही है यूजिंग आइटरेटर एंड बिगिन और एंड फंक्शन को यूज करते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बिगिन और एंड फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम एरे एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।